नमस्कार दोस्तों, द जियोग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग विश्व मानचित्र के अंतर्गत हम लोग विश्व के महाद्वीप पढ़े थे। उसके बाद हम लोग 2 महाद्वीप पढ़ चुके हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में और जानते हैं इसके फैक्ट्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास, इसके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास कौन सा सागर है, कौन सा जल संधि है और कौन सी खाड़ी है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो इसका भौतिक भूभाग है उसको देखेंगे, यानी कि कहाँ मरुस्थल है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का जो प्रांत में कुछ, ऑस्ट्रेलिया ये पूरा जो महाद्वीप है ये कुछ प्रांत में, यानी कि कुछ राज्यों में बटा हुआ है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है, तो उसको समझेंगे। उसके बाद इसमें कुछ प्रमुख यहाँ की खाने हैं तो उसको समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो आसपास जो सागर, महासागर और जो खाड़ियाँ हैं उसको देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये, जब आप इसको मानचित्र में देखेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। तो ये पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, यानी कि मकर रेखा, ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। आप देख रहे हैं ये मकर रेखा है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है। और यहाँ पे है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि विषुवत रेखा, उसके दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया है। ये जो आप ऑस्ट्रेलिया का एक पतला सा भूभाग देख रहे हैं जो सींग की तरह निकला हुआ है, जिसे केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का ये जो भाग है इसे केप यार्क प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो कटा हुआ भाग है, यानी कि ये समुद्र का जल जो अंदर तक घुसा हुआ है, ये वाला क्षेत्र, ये कारपेंट्रिया का खाड़ी है। इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, और ये केप यार्क प्रायद्वीप है। और यहाँ पे ये जो एरिया है ये अर्नाहम लैंड का प्रायद्वीप है। यानी कि प्रायद्वीप, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वैसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप कहलाता है। 3 तरफ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे इधर भी जल है, इधर भी है और इधर भी है, तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, तो ये प्रायद्वीप कहलाएगा। उसी तरह से ये जो है ये केप यार्क है और ये अर्नाहम लैंड का प्रायद्वीप है। ये भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है और एक केप यार्क प्रायद्वीप है और ये अर्नाहम लैंड का प्रायद्वीप है। इसके उत्तर में ये अर्नाहम लैंड और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके उत्तर में ये जो सागर आप देख रहे हैं, ये जो जलीय भाग, इसे अराफुरा सागर कहते हैं। अराफुरा सी नाम है इसका, ये अराफुरा सी है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक द्वीप, ये न्यू गिनी है। ये न्यू गिनी है, इसका पश्चिमी भाग में इंडोनेशिया का इस पर अधिकार है और पूर्वी भाग में पापुआ न्यू गिनी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया का जो केप यार्क प्रायद्वीप है, इसके भाग में जो पतला सा जलीय भाग जो देख रहे हैं, लाल कलर से हमने डॉट डॉट किया हुआ है, ये संकरा भाग, ये जलडमरू मध्य का, यानी कि स्ट्रेट क्या होता है आप देखिए, इसको जलडमरू मध्य इसलिए कहते हैं कि डमरू की तरह होता है। ये तो डमरू हमने बना दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे होता है।
इधर का होगा खुला क्षेत्र, सागरीय क्षेत्र, इधर भी खुला सागरीय क्षेत्र होगा। और तो दोस्तों मैं बता रहा था आप लोग को जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट क्या होता है। तो ये जो भूभाग होता है, ये दो भूभाग के बीच में जो सकरा सा समुद्र का पानी फैला होता है, जो जलीय क्षेत्र होता है, ये आप देखिए यहाँ पतला है और इधर चौड़ा है, फिर यहाँ पतला फिर इधर चौड़ा, एक तरह से डमरू की तरह बन रहा है, इसलिए इसे जलडमरू मध्य कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे स्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं केप यार्क प्रायद्वीप और ये पापुआ न्यू गिनी के दक्षिण में ये जो जलीय भाग है, स्ट्रेट है, इसे टॉरस स्ट्रेट कहते हैं। टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि या टॉरस स्ट्रेट। ये टॉरस स्ट्रेट क्या करता है दोस्तों, इधर आराफुरा सी और इधर कोरल सी, इन दोनों को जोड़ता है और पापुआ न्यू गिनी और केप यार्क प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। तो ये टॉरस जल संधि है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आते हैं, यह है जावा द्वीप और इसके इस क्षेत्र में यहाँ पे पड़ता है सुमात्रा, यहाँ पे पड़ता है सुमात्रा। और ये जावा के पूर्व में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं और जो सबसे पूर्व की ओर जो द्वीप है उसका नाम है तिमोर या टिमोर, एक टिमोर द्वीप है। इसी के नाम पे जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिमी भाग में जो जलीय क्षेत्र है उसे टिमोर सी का नाम दिया गया है। ये टिमोर द्वीप है, उसी के नाम पे टिमोर सी का नाम इसे दिया गया है। तो ये टिमोर सी है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पश्चिमी भाग में। और दोस्तों मैं बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसके पूर्वी भाग में जो बड़ा जलीय क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर है और इसके पश्चिम में यहाँ जो जलीय क्षेत्र है वो हिंद महासागर है। तो ये तो आप जानते ही होंगे, फिर भी मैंने एक बार सोचा कि आपको बता दूं कि ये प्रशांत महासागर है और ये हिंद महासागर है। तो ये हो गया टिमोर सी। उसके बाद दोस्तों देखा तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एक तरह से एक खाड़ी ही है, लेकिन उसका बृहद आकार है, बड़ा रूप है, काफ़ी इसका आगे की तरफ फैलाव है खाड़ी का। तो क्या होता है दोस्तों, एक होता है गल्फ और एक होता है बे और एक होता है बाइट। तो इन तीनों में अंतर क्या है, गल्फ, बे, बाइट। गल्फ क्या है, एक सकरा समुद्री क्षेत्र होता है जो भूभाग से घिरा हो, सकरा। जैसे कि हम लोग अपना भारत के मानचित्र में देखते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी, जो कि आप देखते होंगे जो इस तरह का निकला रहता है भारत में। भारत के मानचित्र में जो इस तरह का नहीं निकला होता है, इस तरह का, जब हम लोग भारत का मानचित्र बनाते हैं तो उसमें जो इस तरह का बनाते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, तो वो क्या होता है, वो समुद्र का सकरा भाग होता है जो कि गल्फ कहलाता है। जैसे यहाँ पे एडिलेड के पास ये जो समुद्र का सकरा भाग है, ये गल्फ ऑफ एनकाउंटर, यानी कि एनकाउंटर की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एनकाउंटर की खाड़ी बोला जाता है। तो उसी तरह से ये गल्फ हुआ। और बे होता है जो, जैसे बे ऑफ बंगाल, वो क्या हुआ, गल्फ से थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ और बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल क्या है, बड़ा क्षेत्र है और उसका फैलाव कुछ इस तरह है। और गल्फ का सकरा होता है, बे का यानी कि बड़ा होता है, और बाइट होता है काफ़ी खुला क्षेत्र, यानी कि भूभाग से जो काफ़ी खुला क्षेत्र है, जैसे कि ये है। तो ये होता है बाइट, यानी कि गल्फ हो गया समुद्र का सकरा भाग, जो स्थल भाग में घुसा हुआ हो सकरा भाग, उससे बड़ा भाग होता है जो सकरा भाग से थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ क्षेत्र हो, वो बे, और सबसे बड़ा बाइट। तो इसे इसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं,
इसका नाम है GAB, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो यह है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पे हमने बताया कि एनकाउंटर की खाड़ी है। उसके बाद दोस्तों ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से अलग है और इसका नाम है तस्मानिया। ये एक अलग प्रांत है, राज्य है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, ठीक है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें केवल और केवल एक देश है, ऑस्ट्रेलिया, एक महाद्वीप और एक देश। तो इसके दक्षिण में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण में ये जो एक द्वीप है ये क्या है, तस्मानिया द्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूभाग से ये जो द्वीप अलग होता है, जो बीच का समुद्री भाग है, जो पतला सा संकरा समुद्र का जो जल फैला हुआ है, इसे बास स्ट्रेट कहते हैं, BS, यानी कि बास स्ट्रेट, बास जल संधि। इसका नाम क्या है, बास जल संधि। और इस बास जल संधि के पूरब में यह है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड एक अलग देश है। तो न्यूजीलैंड के पश्चिम में और तस्मानिया के पूरब में ये जो जलीय क्षेत्र है समुद्र का, इसे तस्मान सी कहते हैं, तस्मान सी, यानी कि तस्मान सागर। उसके बाद दोस्तों देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तर पूर्वी भाग में, ये पूरब और ये उत्तर, यानी कि उत्तर और पूर्वी भाग में एक कोरल द्वीप का विस्तार है, जो विश्व का सबसे बड़ा कोरल समूह है। इसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप है, जो कि आपको स्पेस से भी ये दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ा भूभाग है ये कोरल समूह है, बहुत बड़ा, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसे जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के आसपास के सागरीय क्षेत्र, खाड़ी और जल संधि, जो कि हमने आपको बताया। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस मुख्य भूभाग में इसका स्थल विन्यास क्या है और यहाँ पे कहाँ मरुस्थल है, कहाँ मैदान है और कहाँ पर्वत पठार है, आइए अब उसको समझते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 2/3 भाग, यानी कि आधे से अधिक भाग क्या है, मरुस्थल है, पठारी भाग है, मरुस्थल है। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो इसलिए इसे ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में अधिकांश मरुस्थल फैले हुए हैं और यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि वर्षा की मात्रा कम होती है तभी मरुस्थल फैले हुए हैं। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया का आधा से अधिक भाग मरुस्थलीय है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में एक पर्वतमाला है दोस्तों, परेशान कर दिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, एक पर्वतमाला है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। ये कहाँ से, लगभग इस क्षेत्र में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी कहते हैं इसे ऑस्ट्रेलिया में। और इस जो यहाँ पे जो पर्वतमाला है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पे है और इसका नाम है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। इसका हाइट जो है दोस्तों 2228 मीटर ऊंचा है। ये पूरे महाद्वीप का सर्वोच्च चोटी है और इस ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भी सर्वोच्च चोटी है। तो इसका नाम है माउंट कोसियुस्को। इसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। तो ऑस्ट्रेलिया के
पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। तो ये हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। उसके बाद दोस्तों देखें तो इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम में, उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी के समीप से लेकर के और दक्षिण में यहाँ पे मेलबर्न है, यानी कि दक्षिण मुख्य भूमि तक। एक बीच में क्या है कि मैदानी क्षेत्र है, वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग की तुलना में ये नीचा क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में क्या है कि ये भूभाग सी लेवल से भी लगभग 15 मीटर नीचे है ये क्षेत्र। इसका नाम है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। इस क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, इस ग्रेट आर्टिजन बेसिन के पश्चिम में ये जो मरुस्थल फैले हुए हैं, इसे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे मरुस्थल आते हैं, जो कि लगभग आप देखेंगे तो किसी न किसी के नाम पे रखा हुआ है। ये देखते हैं कौन कौन से मरुस्थल है। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ये गिब्सन डिजर्ट है, फिर ऊपर में ग्रेट सैंडी डिजर्ट, फिर गिब्सन का डिजर्ट, फिर ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, यहाँ पे तनामी डिजर्ट है और यहाँ पे सिम्पसन डिजर्ट है। क्या है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, तनामी डिजर्ट और सिम्पसन डिजर्ट, ये अष्ट है। और दोस्तों जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, उस बेसिन के पश्चिमी भाग में एक झील है। यहाँ की एक ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है, आयर झील इसका नाम है। ये आप देख रहे हैं आयर झील। तो ये आयर झील है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का निचला क्षेत्र है। ये आयर झील अंतः अपवाह प्रतिरूप का भी एक उदाहरण है। अंतः अपवाह प्रतिरूप क्या होता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ नदियाँ आकर के और अपने निचले भाग में गिरती है, लेकिन समुद्र में नहीं अपना जल गिराती है, वो मुख्य भूमि के अंदर ही अपना जल को गिराती हो, तो अंतः अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। तो ये आयर झील एक अंतः अपवाह प्रतिरूप का भी उदाहरण है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये कूपर नदी है, कूपर क्रीक नदी, ये आकर के इसमें अपना जल गिराती है आयर झील में। और भी कुछ अन्य नदियाँ हैं छोटी छोटी, जो आयर झील में आकर के अपना जल गिराती है। इसके अलावा दोस्तों इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से यहाँ पे मुख्य दो नदी और निकलती है अपने सहायक नदियों के साथ। एक नदी जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आती है और यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत है, जैसे अभी हमने बताया यहाँ विक्टोरिया प्रांत है। तो विक्टोरिया प्रांत में यहाँ पे आकर के और एक नदी इधर से आती है और ये नाम है, इसका नाम है मर्रे और इसका नाम है डार्लिंग। तो ये मर्रे और डार्लिंग नदी आकर के यहाँ विक्टोरिया प्रांत के पास समीप यहाँ मिलती है और सम्मिलित रूप से अपना जल यहाँ पे एनकाउंटर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यहाँ पे एनकाउंटर की खाड़ी है। एनकाउंटर, गल्फ ऑफ एनकाउंटर यानी कि एनकाउंटर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसी के समीप एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, एडिलेड। इसका नाम है एडिलेड। तो एडिलेड के पास मरे डार्लिंग नदी आकर के अपना सम्मिलित रूप से जल गिराती है। और दोस्तों ये जो मरे डार्लिंग जो नदी का ये क्षेत्र है, तो ये जैसा कि हमने बताया कि ये निचला क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन के अंतर्गत आता है। तो ये क्षेत्र, यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पे बड़े पैमाने पे गेहूं का और मक्के का उत्पादन होता है और ये उपजाऊ है। और यहाँ का जो जलवायु है वो शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो प्रेरी जलवायु प्रदेश है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो पम्पास जलवायु प्रदेश है, जहाँ पे शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, वही दशाएं यहाँ भी बनती है, जो कि ये भी क्षेत्र शीतोष्ण घास के मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मरे डार्लिंग बेसिन के नाम से ये प्रसिद्ध है और यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का भौतिक स्वरूप
और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहाँ पे क्या है कि समुद्री क्षेत्र है। तो इसके उत्तर में कुछ जो समुद्री किनारे का क्षेत्र है, ये समुद्री जलवायु के यानी कि महासागरीय जलवायु के इसका प्रभाव है। तो यहाँ पे एक प्लेन्स पाया जाता है। इस प्लेन्स का नाम है दोस्तों नल्लार बोर का प्लेन्स। नल्लार बोर प्लेन्स, हो सकते है आपको थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं बता दूं नल्लार बोर प्लेन्स यानी कि नल्लार बोर का मैदान है, ये मैदानी क्षेत्र है। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का जो है भूभाग का स्थल विन्यास। और इसका स्थल विन्यास का एक मैं आपको दोस्तों प्रारूप यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसका भूभाग कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं। इसका स्थल विन्यास कुछ इस तरह है। इधर हो गया ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में हो गया ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, पर्वतीय भाग है। और बीच का भाग जो है इस पर्वतीय भाग और पश्चिम में जो मरुस्थल है ये पठारी क्षेत्र है, उठा हुआ सपाट क्षेत्र, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे दोस्तों कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलती है जो कि कई अनेक पहाड़ियाँ हैं। तो ये क्या है, एक तरह से ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो स्थल विन्यास है उसकी मैं बात कर रहा था। तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक पठारी क्षेत्र है जो कि उठा हुआ है और ऊपर से लगभग सपाट है, हल्का उबड़ खाबड़ है। बीच का क्षेत्र जो है वो थालेनुमा है और पूरब में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऊंची भाग है। तो ये बीच का जो क्षेत्र है इसका नाम है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। और इधर क्या है, मरुस्थल है, डिजर्ट है और ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन है और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इस प्रकार का कुछ ऑस्ट्रेलिया का स्थल का विन्यास है, यानी कि ऊंचावच जो है इस प्रकार का है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो थालेनुमा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, ये निचला क्षेत्र है और ये सागर तल से, जैसे दोस्तों ये सागर तल है ऑस्ट्रेलिया का, अगर ये सागर तल में बना दें तो इस सागर तल से भी ये 15 मीटर नीचा है। जैसे आप सी लेवल अगर आप देखें तो इससे भी ये नीचे का क्षेत्र हो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, इस क्षेत्र में जब कुआं खोदा जाता है तो यहाँ से जल अपने आप बाहर निकलने लगता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका जो क्षेत्र है वो सागर तल से नीचे है। और दूसरा फैक्ट क्या है कि जब ऑस्ट्रेलिया में जो बारिश होती है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, तो पूर्वी क्षेत्र में जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस पर जो बारिश होती है दोस्तों, तो ये बारिश जो है वर्षा का पानी जो चट्टान से रिस कर और वो भी इस निचले इलाके में इकट्ठा होते रहता है, जिससे यहाँ पे ऊपर से जलदाब रहता है और ये जल इकट्ठा होता है तो यहाँ पे कुआं खोद देने पे पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसकी एक खास बात है, उससे क्या है यहाँ पे सिंचाई होती है, जो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं उत्स्रुप्त कुएं बोलते हैं, क्योंकि जल अपने आप बाहर निकलता है इसलिए उसे उत्स्रुप्त कुएं बोलते हैं। तो ये हो गया ग्रेट आर्टिजन बेसिन और पश्चिम में हो गया मरुस्थल। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ जलवायु के बारे में, यहाँ की जलवायु की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ के जलवायु विशेषताओं की हम बात करें दोस्तों, तो जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इसके दक्षिण में है तो ये मकर रेखा है। तो 0 डिग्री अक्षांश और मकर रेखा, और उत्तर में 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा से लेकर के और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
तो जहाँ भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति भी आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर में है और कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो वही स्थिति लगभग ऑस्ट्रेलिया की बनती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण में है और कर्क रेखा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसके जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे लगभग वर्षा 100 से लगभग 100-150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वार्षिक। तो यहाँ पे भी कुछ नदियाँ हैं छोटी छोटी जो निकलती हैं। एक यहाँ की प्रमुख नदी है फ्लिंडर नदी, जो कि कारपेंटरी खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यहाँ पे एक नदी है डेली नदी, जो कि ये भी अपना जल उत्तर की ओर गिराती है। तो ये डेली नदी है, ये फ्लिंडर नदी है। तो इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में कौन सी जलवायु है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पश्चिम में बात करें तो ये तो मरुस्थलीय जलवायु है, यहाँ बारिश की मात्रा ना के बराबर होती है। और ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिण पश्चिम की हम बात करें दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी भाग ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण पश्चिमी भाग, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जैसा कि भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 23.5 डिग्री, इसके नीचे 30 डिग्री और 45 डिग्री के मध्य का जो क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की क्या विशेषता है कि वहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि ग्रीष्म ऋतु शुष्क होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल शुष्क होती है, बारिश नहीं होती, नमी की मात्रा नहीं रहती है। और जो शीत ऋतु होती है, यानी कि ठंडी के दिनों में यहाँ वर्षा होती है और वर्षा की मात्रा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास रहती है वार्षिक। तो यहाँ पे जो फल हैं वो खट्टे और रसदार फल पाए जाते हैं, जैसे मौसम्बी, संतरा, अंगूर, इस प्रकार के फल यहाँ पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया का फलों की टोकरी कहा जाता है। और यहाँ का एक मुख्य शहर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक मुख्य शहर जो कि पश्चिम में स्थित है, पर्थ है। पर्थ इसका नाम है दोस्तों, पर्थ नाम आपने सुना भी होगा, अक्सर क्रिकेट मैच यहाँ पे होता रहता है। क्षमा चाहेंगे दोस्तों, बीच बीच में एक डॉगी है पड़ोस में, पाल रखे हैं वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसके जलवायु के बारे में। तो उत्तर में जैसे हमने बताया कि मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है और यहाँ पे पर्थ के पास भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, इसके पूरब में एक सकरा पट्टी है, जो कि मैदानी भाग कह सकते हैं, इस एकदम सकरा पट्टी है। तो इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में पूरब से हवाएं आती है, पश्चिम की तरफ प्रशांत महासागर से नमी लेकर और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके और पूरब में ही सारी वर्षा करती है, भारी मात्रा में बारिश होती है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जब पार करके जब पश्चिम में उतरती है तो उसमें नमी की मात्रा घट जाती है और वर्षा की मात्रा भी घटती चली जाती है। तो उसी प्रकार जब इसी के अनुपात में जनसंख्या का भी जो है फैलाव है, क्योंकि आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के किनारे ही ज़्यादा अधिकांश शहर विकसित हैं और जनसंख्या घनत्व भी पूर्वी तट पे ही पाया जाता है। और पश्चिम में जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती है और मरुस्थलीय जलवायु का और महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव बढ़ता है तो जनसंख्या भी घटती चली जाती है। तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा केंद्रित पूर्वी भाग में है और अधिकांश शहर पूर्वी भाग में ही है। जो ये आप यहाँ पे एक शहर देख रहे हैं कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसके उत्तर में सिडनी है और उसके उत्तर में एक और शहर है जिसका नाम है दोस्तों ब्रिस्बेन है दोस्तों। तो ये ब्रिस्बेन है और ये है सिडनी और ये है कैनबरा। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोस्तों
ये ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या का बात हुआ। और पश्चिम में पर्थ है, क्योंकि यहाँ अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं, आपने नाम सुना होगा। और दोस्तों कुछ जनसंख्या वहाँ पाई जाती है जहाँ कुछ खान है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि खनिज संपदा की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी समृद्ध है। तो खनिज क्या क्या है आइए देखते हैं दोस्तों। इसके प्यार्क प्रायद्वीप में यहाँ पे एक वाइपा का खान है, वाइपा का खान, और वाइपा के खान से बक्साइट का उत्पादन होता है। यहाँ पे मैंने बताया अर्नाहम लैंड का खान है, यहाँ भी बक्साइट का उत्पादन होता है। इसके पश्चिम में यहाँ पे एक किम्बरले प्लेटू है, किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। ये दोस्तों यहाँ पे डायमंड का जो है उत्पादन होता है। यहाँ पे इस पठार में डायमंड यानी कि हीरा पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में एक और यहाँ पे पीलबरा का खान है, जहाँ से आयरन का उत्पादन होता है, यानी कि लोहा का उत्पादन होता है। उसके बाद दोस्तों देखें तो इस ग्रेट आर्टिजन बेसिन के पास एक यहाँ पे खान है, इसका नाम है माउंट ईसा की खान है। माउंट ईसा की खान है, यहाँ पे सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है। सीसा, जस्ता, तांबा का उत्पादन यहाँ पे होता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख खाने हैं, जिसमें यहाँ पे है वाइपा का खान, अर्नाहम लैंड का खान बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे किम्बरले प्लेटू पे डायमंड का उत्पादन होता है यानी हीरा का। और यहाँ पिलबरा का खान है जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है। और ये पर्थ के पूर्वी भाग में यहाँ पे दो खान हैं, जो कि एक कूलगार्डी और कालगुरली इसका नाम है। यहाँ भी सोने की खान है और यहाँ से सोने का उत्पादन होता है। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुछ प्रमुख खान। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जबकि हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या का जो वितरण है वो तट के सहारे फैला हुआ है, क्योंकि अनुकूल जलवायु तट के सहारे ही पाई जाती है। बीच का भाग तो मरुस्थलीय जलवायु है। तो जो यहाँ पे यातायात और संचार के साधनों का जो विस्तार हुआ है वो तट के किनारे ही हुआ है। अधिकांश मतलब तट के किनारे ही यातायात, रेलवे लाइन, सड़क मार्ग विकसित हुए हैं। तो यहाँ पे एक रेल मार्ग है जो कि पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से शुरू होकर, और ये जो सोना की खाने हैं कूलगार्डी और कालगुरली, तो यहाँ से होते हुए यहाँ एक शहर है एडिलेड से होते हुए ये जाता है कैनबरा, सिडनी और आगे भी पूरब तक अभी जोड़ दिया गया है। और पुनः ये जो रेलवे लाइन है ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न तक विस्तृत है। तो इस रेलवे लाइन को ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ये पश्चिम में पर्थ से लेकर के पूरब में कैनबरा तक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग। तो दोस्तों ये हुआ ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक सामान्य जानकारी, जो कि हमने आपके साथ साझा किया। और हाँ, एक चीज़ और कि अब हम ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत के हम बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रांत जो डिवाइड किए गए हैं उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बारे में बात करते हैं। ये अभी हम मिटा रहे हैं ताकि हम आपको प्रांत का डिवीजन अच्छे से दिखा सकें। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया कुल 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। कौन कौन से है आइए देखते हैं। इसके पश्चिम में, इस लाइन के पश्चिम में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद दोस्तों
ये रहा दोस्तों, ये है नॉर्दर्न टेरिटरी और यह है साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। यह है क्वींसलैंड और यह है न्यू साउथ वेल्स। और यहाँ पे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं छोटा सा, यह है विक्टोरिया और यह है तस्मानिया। तो दोस्तों आप देखिए, यह है इसका प्रांत। एक पहला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया पांचवा, और छठवा जो है यह है तस्मानिया। उसके बाद दोस्तों ये केनबरा और यह नॉर्दर्न टेरिटरी यानी कि उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश, ये कोई प्रांत नहीं है, और केनबरा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और बाकी 5 यानी कि तस्मानिया को लेकर के 6 क्षेत्र जो है, यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया और तस्मानिया, यह है प्रांतीय राज्य हैं और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का डिवीजन। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो जानकारी हमने आपको दिया, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का उत्तरी जो द्वीप है, 2 द्वीप है न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड। तो उत्तरी जो द्वीप है इस पे यहाँ पे न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन है, और उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच का जो जलडमरू मध्य है यानी कि स्ट्रेट है, उसे उसका नाम है कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि। उत्तरी और दक्षिणी आइसलैंड, न्यूजीलैंड का उत्तरी आइसलैंड और दक्षिणी आइसलैंड, उत्तरी द्वीप दक्षिणी द्वीप के बीच का जो जलीय क्षेत्र है उसे कुक स्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि कुक जल संधि बोलते हैं। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको धन्यवाद।